आज बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार ने खुद एनडीए विधायक दल की मीटिंग में सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर हो गया। फिर सम्राट चौधरी ने गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब कल सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नई सरकार में पहले की तरह 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे और दोनों नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के होंगे। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नई सरकार में शामिल नहीं होंगे। जेडीयू के विजेंद्र यादव और विजय चौधरी कल उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार नई सरकार के मार्गदर्शक के रोल में होंगे। बिहार में आज जो बदलाव हुआ उसका सियासी मतलब क्या है? बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्रालयों का बंटवारा कैसे होगा? चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को चुनने में जातिगत समीकरणों का ख्याल कैसे रखा गया? निशांत कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया? तेजस्वी यादव ने क्यों कहा कि सम्राट चौधरी तो लालू की क्लास के स्टूडेंट हैं? बीजेपी के नेताओं ने इसका क्या जवाब दिया, यह मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट। कल सुबह 11 बजे बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी शपथ लेंगे। आज शाम सम्राट चौधरी ने गवर्नर सैयद अता हसनैन से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। गवर्नर ने उन्हें कल सुबह सरकार बनाने का औपचारिक न्योता भी दे दिया है। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने जब लोक भवन जाकर उनसे मुलाकात की तो उस वक्त बीजेपी की तरफ से ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए शिवराज सिंह चौहान के अलावा सहयोगी दलों की तरफ से जेडीयू के नेता विजय चौधरी, संजय झा और ललन सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी मौजूद थे। आज सुबह से ही पटना में जबरदस्त सियासी हलचल थी। सुबह सुबह नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट की आखिरी मीटिंग बुलाई। कैबिनेट में अपने इस्तीफे की औपचारिक जानकारी दी। इसके बाद गवर्नर से मिलकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। बंगाल चुनाव में आज ईडी का एक्शन मुद्दा बन गया। ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर विनेश चंदेल को कल दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। विनेश चंदेल को कोर्ट ने 10 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेजा है। इसके अलावा आज ईडी ने आईपैक के फाउंडर और डायरेक्टर प्रतीक जैन के भाई पुलकित जैन और प्रतीक जैन की वाइफ बारबी जैन को भी समन जारी किया है। दोनों को कल दिल्ली में ईडी के हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए कहा गया है। विनेश चंदेल की गिरफ्तारी कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुई है। ईडी का दावा है कि आईपैक ने ब्लैक मनी को व्हाइट दिखाने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जाल बुना। बड़ी मात्रा में कैश ट्रांजैक्शन हुआ। हवाला के जरिए पैसा विदेश भेजा गया। कंसल्टेंसी के नाम पर फर्जी बिल और इनवॉइस जारी किए, जबकि आईपैक ने किसी कंपनी को कंसल्टेंसी सर्विसेज दी ही नहीं थी। रकम का सोर्स छिपाने के लिए हवाला नेटवर्क यूज किया। कई लेयर्स में पैसे को घुमाकर वैध कमाई के रूप में सिस्टम में शामिल कर लिया। ईडी का आरोप है कि विनेश चंदेल आईपैक के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल मामलों को कंट्रोल करता था। अवैध कमाई को सिस्टम के जरिए घुमाने में विनेश चंदेल का डायरेक्ट रोल है। आईपैक 2021 से तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति और कैंपेन मैनेजमेंट संभाल रही है। जब आईपैक के दफ्तर पर रेड हुई थी तब ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई थी। इसलिए आज जब विनेश चंदेल की गिरफ्तारी हुई तो तृणमूल कांग्रेस के नेता एक बार फिर भड़क गए। अभिषेक बैनर्जी ने ईडी के एक्शन को बीजेपी की चुनावी साजिश का हिस्सा बताया। कहा कि चुनाव के बीच विनेश चंदेल की गिरफ्तारी डर का माहौल बनाने के लिए की गई है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि यह सब बीजेपी की हताशा की निशानी है। अमित शाह बंगाल में ही हैं। उन्होंने साउथ और नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ मालदा, नॉर्थ मालदा में रैलियां की। कालीगंज में अमित शाह का एक बड़ा रोड शो हुआ। हर जगह अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी हार के डर से बौखला गई हैं, चुनाव आयोग पर हमले कर रही हैं। मालदा की रैली में अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठियों के वोट कटने से परेशान हैं और छाती पीट रही हैं। लेकिन अब वो कुछ भी कर ले, होने वाला कुछ नहीं है। 4 मई को दीदी की विदाई होगी और उसके बाद बीजेपी सारे घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करेगी। ये उत्तरबंग घुसपैठिया मुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। घुसपैठियों के नाम निकल रहे हैं और दीदी इनके लिए छाती पीटकर रो रही है। आइए बात करते हैं ईरान और अमेरिका की जंग की। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर लंबी बात हुई और करीब 40 मिनट की फोन कॉल के दौरान मोदी और ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी, मिडिल ईस्ट में शांति के उपायों
और भारत और अमेरिका के आपसी संबंधों को लेकर खुलकर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि भारत इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट्स में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का पक्षधर है। ट्रेड के सभी समुद्री रास्ते सबके लिए खुले होने चाहिए और किसी भी मसले का हल बातचीत से निकाला जाना चाहिए। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने जानकारी दी है कि दोनों नेताओं ने एनर्जी और बायलैटरल ट्रेड डील को लेकर भी बात की है और अगले कुछ दिनों में भारत और अमेरिका के बीच कई नई डील्स का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी आज मिडिल ईस्ट संकट को हल करने के लिए पहल की। मैक्रोन ने प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान दोनों से फोन पर बात की। दोनों से कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना ठीक नहीं है। अमेरिका और ईरान को आपस में बात करके रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी दुनिया भर में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। इस बीच राहत की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन इसी गुरुवार को नए दौर की बातचीत के लिए मिल सकते हैं। हालांकि इसकी जगह अभी तय नहीं है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बातचीत आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने सीज फायर को 45 दिनों के लिए एक्सटेंड करने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि मौजूदा युद्ध विराम 22 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अगले राउंड की बातचीत के लिए ईरान और अमेरिका को मेजबानी का ऑफर दिया है। हालांकि अब तक इस पर न तो ईरान ने हामी भरी है, न अमेरिका ने। नोएडा में प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के हिंसक प्रोटेस्ट के बाद अब प्रशासन और पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने हिंसा करने वाले 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से गठित हाई लेवल कमेटी ने कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 3,000 रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है। नोएडा और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों को अब 11,313 रुपए की बजाय 13,690 रुपए मिलेंगे। अर्धकुशल श्रमिकों को 15,059 रुपए और कुशल श्रमिकों को 16,868 रुपए न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। योगी सरकार ने जो हाई लेवल कमेटी बनाई है, उसने आज सरकार के फैसलों की पूरी डिटेल कर्मचारियों के सामने रखी। यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बोर्ड के कमिश्नर दीपक कुमार ने कहा कि वो लगातार कर्मचारियों से संपर्क में हैं। कर्मचारियों को भड़काया जा रहा है। यह अफवाह फैलाई जा रही है कि केंद्र सरकार ने मिनिमम सैलरी 20,000 तय कर दी है, लेकिन यूपी सरकार इसे लागू नहीं कर रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली से देहरादून आने जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है आज। अब आप दिल्ली से देहरादून का सफर 6 घंटे के बजाय सिर्फ 3 घंटे में तय कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे का फायदा यूपी को भी मिलेगा, क्योंकि सड़क का 165 किलोमीटर का हिस्सा यूपी से गुजरता है। देहरादून से गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाने में वाइल्ड लाइफ का भी खास ख्याल रखा गया है। इस रूट में राजाजी नेशनल पार्क पड़ता है, तो उसे ध्यान में रखते हुए एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है।